नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस पे चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे यूपी बोर्ड 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कक्षा 10 की गणित पढ़ाई जाती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें 2025 के जितने टिक मार्का के क्वेश्चन थे, जो भी पेपर हो चुका है, उसमें से सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो अब करेंगे 2024 के जो सेट बचे हुए हैं, उसी का हम इसमें कराएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है 2024 का सेट नंबर 4 है, जिसमें क्या कहते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग भी इसको मिला लेना कि 2024 का सेट नंबर 4 822 HY, अगर इसके पूरे क्वेश्चन लगा लेते हो तो 2026 में जो पेपर होने वाला है, यहीं से थोड़ा संख्या बदल के या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग भी इसको अपने कॉपी में या फिर अनसॉल्व एक खरीद के उससे लगाते रहो हमारे साथ साथ, और इसमें आंसर कमेंट करते रहो हमसे पहले। तो आइए देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बहुपद दिया है 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। कह रहा है कि इनके शून्यकों का योगफल बताइए। हम इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते रहेंगे और इसके आंसर करते रहेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योगफल पूछेगा, तो हमको ये पता है कि पहले इसकी तुलना करेंगे ax² और प्लस का bx प्लस c। ax² प्लस का bx प्लस c, इससे तुलना करेंगे तो a के स्थान पे कितना आएगा 3, और b के स्थान पे कितना आ जाएगा 5, और c के स्थान पे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे कह रहा शून्यकों का योगफल, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसके बराबर होता है माइनस का b/a। अगर इसमें रखेंगे तो b का मान 5 दिया है और a का मान 3 दे दिया है, आगे माइनस लगा लेंगे तो यही इसका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन मिला लेना। तो पहला ऑप्शन कह रहा माइनस का 5/2, दूसरा ऑप्शन कह रहा माइनस का 5/3, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है माइनस का 5, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो अपना मिला लेना, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है कि एक समीकरण दे दिया है 2x प्लस का ay और बराबर का 1, और फिर उसके बाद तथा 3x माइनस का 5y बराबर का 7। कह रहा है इसका कोई हल नहीं होगा यदि a का मान कितना रख दें कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे इनमें से पूछा है, कह रहा है कि a का मान बताइए, कौन सा मान रखें कि a यहाँ पे ये समीकरण दे दे इसका कोई हल नहीं है। और जब कभी भी ऐसा कहता है कि इसका कोई हल नहीं है, तो उसके लिए एक सूत्र याद आता है, और आप लोग भी उसको याद कर लें। इसमें 3 कंडीशन बनती है, और कई बार हम इसको तीनों कंडीशन बता चुके हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जब कभी भी ये कहे कोई हल नहीं है, तो a1/a2 बराबर का यहाँ कर देंगे b1/b2, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बगल में कर देंगे c1/c2, ये बराबर नहीं होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, तो ये a1 का मान हो जाएगा, और ये b1 का मान हो जाएगा, और ये c1 का मान हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये a2 का मान हो जाएगा, ये b2 का मान होगा, और ये हो जाएगा c2 का मान। तो इसमें जब रखेंगे तो a1 का मान कितना दिया है 2, और a2 का मान कितना दे दिया है 3, और फिर उसके बाद बराबर कर देंगे, और b1 का मान कितना दे दिया है यहाँ पे a, और फिर उसके बाद b2 का मान यहाँ पे कितना दे दिया है माइनस का 5। और अगर इसका इधर तिरछा गुणा कराएंगे तो a का जो मान आएगा, ये 5 दूना हो जाएगा 10, तो यह आ जाएगा माइनस का 10/3। तो ये जो ऑप्शन सही होगा वही हम आंसर लगा देंगे, माइनस का 10/3, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस का 5x प्लस का 4 बराबर के, यहाँ पे कह रहा है कि जीरो के मूलों की प्राकृति बताइए। मूलों की प्राकृति में इसमें पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है परमेय और बराबर होंगे इनके मूल, और दूसरा कह रहा है कि अपरमेय होगा, तीसरा कह रहा है कि परमेय और असमान होगा, और चौथा कह रहा है कि वास्तविक नहीं है। मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे अगर वास्तविक नहीं होगा तो इसको फिर से देखते हैं। तीसरा नंबर इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चेक करने के लिए मूलों की प्रकृति अगर हमको चेक करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, विविध कर, यहाँ पे d बराबर जो सूत्र होता है b² माइनस का 4ac, इसका मान निकालो। तो d का मान क्या आएगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। इस पे 3 कंडीशन अप्लाई होती है। एक तो होता है d बराबर 0, और एक होता है d ग्रेटर देन 0, एक होता है d लेस देन 0। इसका मतलब ये होता है d बड़ा होगा 0 से, और d छोटा होगा 0 से, और d 0 के बराबर होगा। तो पहले देखते हैं इसमें कौन सा आंसर, मतलब d का मान कितना आता है। अगर इसकी तुलना करेंगे, जो अभी ऊपर समीकरण लिखे थे वैसे ही इसका द्विघात समीकरण भी होता है, बराबर बस 0 हो जाता है। बहुपद और द्विघात समीकरण में इतना ही अंतर है कि उसमें द्विघात समीकरण में बराबर 0 होता है और बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है। तो इसमें अगर तुलना करेंगे तो a बराबर ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद b बराबर ये आ जाएगा, c बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 2
और b बराबर इसमें जो आएगा वो 5 और c बराबर जो आ जाएगा वो 4। इसमें जब रखेंगे तो d बराबर हमको मिलेगा b का मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद माइनस का 4, a का मान यहाँ पे हो जाएगा 2 और c का मान यहाँ पे दिया है 4, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और फिर उसके बाद 4 छक 16 दूना ये हो जाएगा 32। तो यहाँ पे आएगा, इसको घटाने पर ये माइनस का 7 आएगा, d का मान -7 आ रहा है, मतलब 0 से छोटा होगा d का मान। अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये कह रहा है कि d से जब छोटा होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें जो कि ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं तो अपना इसमें से मिला लेना और देख लेना, इसका यही आंसर होगा। जब ये कहेगा कि डी छोटा हो जाएगा 0 से, डी छोटा होगा 0 से, तो इसका मतलब 0 बड़ा होगा डी से, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3। इसके लिए इसके पहले भी हम क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ये क्या क्या आ सकता है, तो इसमें हम क्या क्या लगाएंगे। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 4 नंबर समांतर श्रेणी से है। इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। या तो कहेगा कि अंत से यनवा पद ज्ञात कीजिए, या तो ये कह देगा कि इस समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कीजिए। जब अंत से यनवा पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उसका सूत्र दूसरा होता है, और जब कहेगा यनवा पद ज्ञात कीजिए तो उसके लिए हम सूत्र दूसरा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है वो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद और क्या क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो उसके लिए जो अंत से यनवा पद का सूत्र होता है वो an बराबर का लिखेंगे यल, फिर उसके बाद माइनस और n -1 और फिर उसके बाद d कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये सूत्र होता है an बराबर, हिंदी में ऊपर लिख लेना, अंत से यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पे ये यल माइनस, यहाँ पे n -1 और उसके बाद ये d हो जाएगा। d क्या होता है? d इनके बीच का अंतर होता है। तो अगर इनके बीच का अंतर देखें तो यहाँ पे 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। ऐसे करते करते इनका अंतर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, d बराबर a2 मतलब यहाँ पे 9 रख लेंगे और a1 मतलब यहाँ पे 4 रख लेंगे, और इसको जैसे ही घटाएंगे तो d का मान कितना आ जाएगा? 5 आएगा। और यहां से देखेंगे तो ये पहला पद होगा, इसलिए इसका मान a हो जाएगा, लेकिन ये a यहाँ पे कहीं रखना नहीं है। और n का मान तीसरा पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे समांतर श्रेणी में, तो इसमें कह रहा है अंत से 10वां पद, तो जो n होता है वो 10 रख लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या बचा? इसमें एक मान और बचा है यल। यल क्या होता है? जो पीछे से जो श्रेणी लिखी रहेगी पीछे वाला जो पद होता है वही इसमें यल हो जाता है। तो यहाँ पे यल बराबर कितना आ जाएगा? यल का मान हो जाएगा 254, और यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो a 10 रख लेंगे और फिर उसके बाद बराबर 254 रखेंगे, माइनस करेंगे और इसका मान 10 रखेंगे, माइनस का 1 करेंगे और इसका मान 5 रख देंगे। तो यह आ जाएगा 254 माइनस का ये 9 गुणे का 5, और इसको घटाएंगे तो ये 254 पहले गुणा कराएंगे माइनस का 45, 254 में 45 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 209। तो ये इसका आंसर होगा। अंत से 10वां पद ज्ञात करेंगे तो ये 209 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 209, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आना चाहिए, लेकिन 5 में थोड़ा सा चित्र था तो इस वजह से हम उसको 5 अभी नहीं लिखे हैं, इसको हम करेंगे बाद में। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंदु -3, -4 के मूल बिंदु से दूरी होगी। तो जब कभी भी मूल बिंदु से दूरी कहे तो पहले क्या करना है? अंडर रूट लो, d बराबर ऐसे सूत्र लगाना, अंडर रूट में जो यहाँ पे दिया रहे उसी का स्क्वायर करके जोड़ दो। -3 दिया है इसका स्क्वायर कर लो, और प्लस फिर -4 दिया है इसका स्क्वायर करके जोड़ दो। ये जो बाहर आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 9, और फिर इसका कितना आ जाएगा? 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही है। जब कभी भी मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो जो पॉइंट दिया रहेगा उसी का स्क्वायर करके जोड़ देना है, अंडर रूट ले लेना है, आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसका जो 2 बिंदुओं की दूरी का सूत्र होता है तब उसमें 2 बिंदु देगा, और 2 बिंदु जब दिया रहेगा तो उसके लिए सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे और उसके बाद फिर आंसर निकल जाएगा। अगर इसमें भी कह रहा है कि मूल बिंदु से बताइए तो यहाँ पे जो एक पॉइंट और लेंगे उसको 0,0 ले लेंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे तो हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या कह रहा है? कि कह रहा है यदि cot a बराबर 3/4 है
तो कह रहा है कि सेक ए का मान क्या होगा। हम इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो आगे हम बताते हैं इसको कैसे करेंगे। वैसे भी इसको अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। कॉट ए बराबर डायरेक्ट ट्रिपलेट से, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे का लंब। ये आधार हो जाएगा, आधार का मान, और फिर उसके बाद ये लंब हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम तुम लोग को बताए थे कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये आधार लंब जो ये दोनों हो जाएंगे, आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण का मान नहीं बदलेगा, तो ये कर्ण हो जाता है। और इसके बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान 5, आधार का मान यहाँ पे कितना दिया था 3, 5/3। ये कौन सा ऑप्शन था इसका, 5/3। अगर देखेंगे तो 5/3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर इस तरीके से ट्रिपलेट याद है तो कर लो, नहीं अगर याद है तो उसके आगे हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, चित्र बना के पहले इसका मान निकालेंगे कौन सा, जो इसमें कर्ण का मान नहीं दिया है। अगर कर्ण का मान निकालना होगा तो पहले त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें ABCD बनाएंगे, और उसके बाद फिर तब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको A कह देंगे, और इसको B कह देंगे, और इसको C कह देते हैं। और यहीं पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया था, कॉट A लिखा है, तो इसको हम थीटा मान लेंगे। इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने होता है लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो इसमें क्या दिया है, ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार का मान 3, लंब का मान 4, और इसको अंडर रूट में ले लेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट में ये आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 25, बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये इस तरीके से तब करेंगे जब टिक मार्का रहेगा। अगर इसमें नंबर देगा, लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, इसका आंसर ये कर्ण का मान हो गया, कर्ण। तो यहाँ पे ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है कर्ण बटे का आधार हो जाएगा। कर्ण का मान 5, आधार का मान यहाँ पे कितना दिया 3। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा सेक ए बराबर। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दिया है tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा। इसमें से कह रहा है चारों ऑप्शन में कौन सा मान होगा। पहले इसको करने का तरीका यह है कि इस पे बारी बारी से मान रख दो, और फिर देखो किसका मान बराबर दे रहा है। अगर यहाँ पे tan 45 रखेंगे तो ये 45 अलग होता है। tan 45 का मान 1 होता है, और sin 45 का मान 1/√2 होता है। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। हमको आंसर नहीं आ रहा तो हमको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत करना है। अगर 3 गलत कर लिए तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसमें कह रहा 60 रखो, इसका जब 60 रखेंगे तो √3 होता है, और इसका 60 होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 90 रखो, इसके 90 का मान 1 होता है, और इसके 90 का मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचता है। यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो इसका भी मान 0 होता है, और यहाँ पे 0 रख देंगे तो इसका भी मान 0 होता है। तो कहो, अब ये कहोगे कि सर हम कैसे जान पाएंगे कि इसका मान 0 होता है, ये तो आप ऑप्शन से बता दिए। अब आगे हम देखेंगे इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, tan के स्थान पे लिख सकते हैं जो tan अल्फा बराबर लिखा है sin अल्फा, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, sin अल्फा बटे cos अल्फा। इसको ऐसे लिख लेंगे, बराबर यहाँ पे लिखा है sin अल्फा, और sin अल्फा से sin अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बार जाएगा, एक बचेगा, इसको उधर भेजेंगे, और इसको जब उधर भेजेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और ये आ जाएगा cos अल्फा। अब हमको बता दो cos में 1 का मान कितना होता है, तो या फिर कितने का मान 1 होता है, तो ये लिख सकते हैं cos 0 का मान 1 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा, ये इससे कट जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 डिग्री, अंश, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका इस तरीके से कौन सा सही हो जाएगा, ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति के दूसरे चैप्टर मतलब 9वें चैप्टर से है, जो जिसको ऊंचाई दूरी कहते हैं, या त्रिकोणमिति का परिचय, या फिर कुछ और अनुप्रयोग कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन है, एक राड है, और फिर उसके बाद या तो क्षण कहें या राड कहें, और उसमें कह रहा है कि उसके क्षण की लंबाई क्षण इसको मान लेंगे हम, और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे दिया है। अगर ये कह रहा है कि इसका मान 1 है, क्षण की लंबाई 1 है, तो इसका मान √3 दे दिया है। तो कह रहा है कि इससे बनने वाला उन्नयन कोण का मान बताइए। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर देखने पर बनता है, तो यहाँ पे थीटा इसको हम मान लेंगे, इसको A कह देंगे, और इसको B कह देंगे, और इसको C कह देंगे। तो जब कभी भी इस थीटा को ज्ञात करना होता है तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और फिर उसके बाद इसके नीचे जो बचता है वो क्या हो जाएगा, आधार, और यहाँ पे तुरंत हम लगा देंगे क्या, tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान 1, आधार का मान √3। तो ये tan में कितने का मान होता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर ये बन जाएगा tan 30 डिग्री का मान ये होता है। ये इससे कटेगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी तरीके से सॉल्व करके लगाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। इसमें कह रहा है कि
और उसके बाद ये कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, या फिर का संख्या होगी, ये गलत लिखा है, की संख्या होगी। तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो उसके व्यास के जो दो सिरे होते हैं, पहले तो ऐसे एक वृत्त बना लो और इनके जब व्यास की बात करेगा तो ये ऐसे कुछ खींच देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि समांतर स्पर्श रेखाएं, तो एक इधर खींचेंगे एक इधर, बस दो के सिवाय और नहीं खींच सकते हैं, दो ही इसमें स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। अब आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन छूटा था अभी, पहले 5 नंबर हम कर लेते हैं। 5 नंबर में क्या कहा है क्वेश्चन में? चित्र बना दिया है और इसमें कह रहा है कि इसका कोण ज्ञात कीजिए, या फिर कोण ही पूछा है, कौन कौन सा समरूप होगा। इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा दो त्रिभुज बना दिया है और उसके बाद कह रहा है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनको व्यक्त करने के लिए ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, चौथे में लिखा है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं होगा। तो इन तीनों में से कह रहा है कि इसको किस रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करने का बहुत आसान तरीका, ज्यादा झमेला करने की कोई जरूरत नहीं, पहले कोण मिला लो बस। ये कोण कौन सा? डी वाला कोण और ये बी वाला कोण, जहां पे बराबर दिखा देगा डी के सामने बी होगा, वहीं पे समझ लेना आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखो बी के सामने डी होना चाहिए, इसमें है नहीं है, इसमें ई दे दिया है। इसमें कह रहा है बी के सामने क्या डी है? नहीं है, इसमें एफ दे दिया है। तो यही एक ऑप्शन है, बी के सामने डी दे दिया है, तो यही इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं थी, अगर चाहो तो करना चाहो तो कर सकते हैं। ये कह रहा है जो कोण, यहाँ पे इसको कह सकते हैं भुजा कोण, भुजा के नियम से ये समरूप होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इनकी भुजा का अनुपात इनके भुजा के अनुपात के बराबर होगा, इस भुजा के अनुपात का इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि एक कोण 80 एक कोण 80, ये एक कोण बराबर है, दो भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2.5 रखते और यहाँ पे नीचे 5 रख लेते और यहाँ पे 3 रखते तो यहाँ पे 6 रख लेते, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2.5 दूना 5 हो जाएगा, तो 1/2 इनका अनुपात एकदम बराबर है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा? समरूप होगा। किसके नियम से? भुजा कोण भुजा के नियम से ये समरूप हो जाएगा। और इसको चेक करने के लिए मैं जैसा कि बताया हूं, अगर और इसमें डिफिकल्ट दे देता, अगर बराबर भी कर देता तो हम इसकी भुजा को बराबर कर लेते किसी न किसी के जिसके बराबर ये दे रहा है, उसमें करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग इसको लगा देते कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर तक हो गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी दे दिया है? 12 सेंटीमीटर दे दिया है और इसका कोण कितना दिया है? 60। तो कह रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 और उसके बाद फिर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे रखेंगे थीटा का मान कितना दे दिया है? 60, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 360, और फिर उसके बाद बगल में पाई में मान दे रहा है तो इसको नहीं रखेंगे, और फिर आर का मान 2 बार 12 रखना है, एक बार 12 हो गया, दोबारा 12 हो गया, और इसको काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा और 12 तिहाई 36 होता है, और फिर उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? 2 पाई और गुड़े का यहाँ 12, गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 24 पाई इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया होगा। तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 12। अब देखें 11 था। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना? 12। 12 नंबर में कह रहा है कि यदि एक गोले का व्यास d दिया है तो उसका आयतन क्या होगा? अगर व्यास d दे दिया है तो इसका मतलब r का मान चाहिए, तो r बराबर होता है d/2, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे r का मान यहाँ से रखेंगे 4/3, ये हो जाएगा पाई रहेगा और इसका मान हो जाएगा d/2, इसका क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 4/3 पाई और d का मान ये क्यूब हो जाएगा, बटे का 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? पाई और इसके बाद d क्यूब बटे का 3 दूना 6। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी। तो इसमें क्या कह रहा है? पाई बटे का 6 और d क्यूब हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में क्या कह रहा है? 13 नंबर में कह रहा है कि ये दिया हुआ है r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि अर्धगोला है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। वो सूत्र क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो गोले का लिखो, गोला बना लो, होता कैसे है पहले। तो यहाँ पे ये करेंगे, ये ऐसे गोला होगा और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा। अर्धगोले की बात कर रहे हैं, ये अर्धगोला।
तो फिर उसके बाद जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर होगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये भी जोड़ा जाएगा, ये एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। जब कभी भी पूछे माध्यिका वर्ग, माध्यिका का मतलब एकदम बीचों बीच, तो उसमें बारंबारता में देखेंगे बीचों बीच में कौन सा लिखा है। तो यहाँ पे 4, 6, 5, 8 और 2 लिखा है। तो ये बीचों बीच में 5 लिखा है। 5 के सामने हम क्या देखेंगे कि वर्ग अंतराल में कितना लिखा है, 10 से 15 लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे 10 से 15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 10 से 15 यहीं पे दिया है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चन 15 होना चाहिए। 15 नंबर में क्या कह रहा है, 15 अभी हम यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं तो इसलिए हम 15 बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा कर ही लेते हैं, 15 भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, दिया है इसमें माध्यिका, माध्य यही सब दे दिया है। और उसके बाद पूछ लिया है इसमें इसका बहुलक बताइए। इसमें सूत्र लगाना है, अगर सूत्र पता है तो आप खटाक से इसका आंसर कर सकते हैं। और ये हर एक सेट में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक अगर पूछेगा तो इसके बराबर सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक और फिर उसके बाद -2 माध्य। यही सूत्र लगाना है। अगर इसको लिख लेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि माध्य का मान 27 दे दिया है, इसका मान दिया है कितना 27, और माध्यक का मान कितना दे दिया है, माध्यक कहें या माध्यिका कहें, इसका मान 29 दे दिया है, इसका मान दिया है 29। यहाँ पे रखो तो ये 3 गुणे का यहाँ पे आ जाएगा 29 और यहाँ पे रख देंगे 2 गुणे का यहाँ पे आ जाएगा 27। और चाहे तो इसमें कॉमन कर लो, 27 में 3 होगा, इसमें 3 होगा, 3 बाहर निकाल लो। तो यहाँ बचा 29 और यहाँ पे बचेगा कितना 9, 9 दूना हो जाएगा 18 और 29 में 18 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 और जोड़ेंगे 11 बचेगा और 11 तो यही हो जाएगा 33। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 33 इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 15 का सी सही होगा। तो 16 नंबर भी हम लोग देखेंगे बाद में, सबसे पहले हम कर लेते हैं 17, क्योंकि 16 में पूछा है माध्य। तो अब की बार जब समांतर माध्य पूछे या माध्य पूछे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 17 नंबर देखो, कह रहा है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। अधिवर्ष का मतलब जानते रहना, अधिवर्ष का मतलब वो कहते हैं कि जैसे साल हो गया 2016, इसको अधिवर्ष कहते हैं। साल हो गया 2020, इसको अधिवर्ष कहते हैं। साल हो गया 2024, इसको अधिवर्ष कहते हैं। इससे पहले होगा साल 2012। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसको हम 4 से भाग करें पूरी तरह से कट जाए उसे अधिवर्ष कहते हैं। इसकी एक खास बात ये होगी कि इसके पूरे साल भर में 366 दिन होते हैं। इसके पूरे साल में 366 दिन होते हैं, बाकी नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, तो इसमें 366 दिन होंगे। तो इसमें कह रहा है कि अधिवर्ष में 53 सोमवार, तो 53 सोमवार, पहले इसको क्या कर दो, इसी को 7 से भाग कर दो। करने का आसान तरीका बता रहे हैं, टिक मार का, जब भी ऐसा आएगा तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग मतलब आ रहा है, दीर्घ उत्तरी या लघु उत्तरी पूछता है तो उसमें ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 बचे 35, बचा 1 और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14। अब इसमें बचेगा कितना, 2। तो ये जो 2 बचा है इसको ऊपर रख लो और उसके बाद जो नीचे 7 है, क्योंकि दिनों की संख्या 7 होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर वो कहेगा अधिवर्ष तो 2/7 होगा। अगर वो नॉर्मल वर्ष कह दे रहा है, मतलब क्या कहते हैं, वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 1/7 हो जाएगा। अधिवर्ष कहेगा तो 2/7 हो जाएगा। याद करे रहो, टिक मारना, आगे बढ़ना, कि इसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कह रहा है कि दो मित्र का जन्म 2020 में हुआ। अभी अभी बताए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर किस में देखे थे, 17 में। अगर 2020 में किसी का जन्म होता है तो उसमें साल की संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें साल की संख्या होती है 366 दिन होते हैं उसमें, मतलब क्या कहते हैं, साल की संख्या नहीं, दिनों की संख्या। इस साल में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 366। तो यहाँ पे कह रहा है कि 366 दिन अगर होते हैं तो आगे कह रहा है कि तो प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों का जन्म एक ही दिन होता है। तो यहाँ पे दिन कितना है, 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि दिन एक ही है और टोटल कितने दिन होते हैं, तो टोटल 366 दिन होते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही गलत है, इस वजह से हम उसको लिखे ही नहीं। तो इसमें कह रहा है कि 366 दिन होते हैं और जिस दिन जन्म होना है वो एक दिन है, तो इसलिए इसको ऊपर रख दिए और उसके बाद 366 को नीचे कर दिए। ये इसका आंसर हो गया।
अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है? 19 नंबर में कह रहा है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, इनके बीच की दूरी। हम इसको जब से हम करा रहे हैं 2025 का पहला सेट, दूसरा 2025 में 7 सेट होते हैं, सातों, और जो अभी तक ये 24 का चौथा पहुंचे हैं, इसमें 7 4 11 सेट हो चुके हैं। 11 सेट में अभी 3 सेट और बचा हुआ है, इसमें हो सकता है अभी तक ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है सेम टू सेम संख्या के साथ, 3 बार आ चुका है। अभी 2 सेट बचे हैं, 3, क्या पता उसमें एक आध बार और आए। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर तुम लोग को कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व करना, सूत्र बता चुके हैं क्या होता है, d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद इसका भी आंसर वही आएगा जो बाकी 3 बार जो पेपर में आ चुके हैं, वही आंसर इसका भी आएगा जो उसका आ रहा था। तो फिर उसके बाद 3 4 बार इसको हम बता भी चुके हैं, और फिर उसके बाद इसको हल करके इसका आंसर कमेंट करना है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये बताइए कि अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सी होगी। अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि उसको हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें। जिसको हम p बटे q के रूप में लिख लेंगे वो परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या वही होगी जिसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे कंडीशन एक और कहता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आगे अब कह रहा है कि फिर उसके बाद इसमें चेक करो बारी बारी से। किसको चेक करते हैं? देखो ये तो सीधे ही दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या होगी, 5/3 ये परिमेय अपरिमेय संख्या होगी। अब कौन सा पूछ रहा है इसमें? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या मतलब जिसको हम p बटे q के रूप में न लिख सकें, इसे p बटे q के रूप में हम लिख पा रहे हैं 3/5, p का मान 5/3, p का मान 5 और q का मान हो जाएगा 3। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इसको 25 को देखें तो 25 को हम बाहर 5 लिख सकते हैं, तो इसलिए इसके नीचे एक खुद से लगा सकते हैं, तो ये p का मान हो जाएगा और ये q का मान हो जाएगा। तो इसलिए ये भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। 81 की बात करें तो 81 को 9 लिख सकते हैं, बाहर रूट से बाहर 9 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये p का मान होगा और ये q का मान हो जाएगा। तो इसको भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो d वाला ऑप्शन होगा इसमें कह रहा है कि इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी अपरिमेय संख्या में, कई बार इसको भी बता चुके हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ा जाता है तो वो भी संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाई जाती है तो वो भी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग किया जाता है तो ये भी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे? यही होगा इसमें से अपरिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्योंकि यही हम छोड़ दिए थे इसके पहले, तो इसको हम लोग सोचे बाद में करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें बचा है, तो इसको कर लेंगे। तो उसके बाद फिर ये इसका 20 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसी तरीके से पूरे सेट का हम करा चुके हैं। तो आप लोग इसको दोहराते रहें ताकि इसकी जरूरत ना पड़े कि अगर एक आध सवाल हम छोड़ते हैं तो ऐसा ना हो पाए कि तुम लोग ना कर पाओ। अगर करते रहोगे तो पूरा क्वेश्चन कर लोगे, अगर नहीं करते रहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। पूछा है इसमें माध्य क्या होगा? माध्य मतलब समांतर माध्य कह सकते हैं। तो ये माध्य का सूत्र जो होता है, माध्य बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा एफआई और यक्साई, और बटे में क्या हो जाएगा? सिग्मा एफआई। एफआई सिग्मा लगाने का मतलब ये होता है कि जो ये बारंबारता होगी, बारंबारता का पूरा योग, और ये जो हो जाएगा माध्यमान और बारंबारता गुणा करा के उनका योग चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं बारंबारता वाला, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ आई लिख लेते हैं, और इधर जब गुणा कराएंगे तो वो यक्स आई और एफ आई हो जाएगा। हम यक्स आई इधर लिखते हैं, इधर यक्स आई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यक्स आई निकालने के लिए जो इधर वर्ग अंतराल दिया है इन दोनों को जोड़ो और उसको आधा कर दो, तो यही हो जाएगा यक्स आई, मतलब इसी को बोलते हैं मध्यमान। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 70 का आधा 35 हो जाएगा। जो बारंबारता में लिखा है वो वहां पे लिख दो, ये 2 हो जाएगा, इसके सामने 1 लिखा है और इसके सामने 4, इसके सामने 3, इनका गुणा करा दो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे बनेगा एफ आई, सिग्मा एफ आई यहाँ पे बन जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 3 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अब उसके बाद इनका गुणा कराओ तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, इनका गुणा कराओ तो 15 हो जाएगा, इनका गुणा कराओ तो 100 हो जाएगा,
और इनका गुणा कराओ तो 5 तिहाई 15 और 3 त्रिक 9 1 10 105 हो जाएगा। इन सब को जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की 0 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 1 3 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये इसका मान है, इसको क्या कहेंगे सिग्मा एफ आई और यक्स आई, ये इसका मान हो जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई का मान। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 230 और बटे इसका मान कितना हो जाएगा ये 10, ये इससे कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 23 इसका आंसर आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 16 नंबर का आंसर सही होगा 23 ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से इसका बहुविकल्पी सॉल्व करना तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी जितनी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि उसमें जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। नहीं तो बहुत लोग ये कहते हैं कि सर आप वीडियो डालें और उसके बाद वो हमारे पास पहुंचा नहीं है, तो इसलिए ताकि बोर्ड का पेपर उससे कई दिन पहले आप इसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे हम लोग 500 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे और उसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप उसको सॉल्व करते हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर 98 नंबर या 95 नंबर नहीं आता है तो इस वीडियो में कमेंट करके चले जाना। लेकिन ये मत करना कि मतलब क्वेश्चन हमारा पूरा 100% फंसेगा और उसके बाद क्या कहते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। 7 सेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि बाई चांस एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, लेकिन उसका जो लॉजिक होगा वो अलग नहीं होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।